नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, संस्थापक, गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की ओर से समय समय पर आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और उत्तम श्रेणी के टॉपिक्स पर वीडियोस जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से संबंधित होते हैं लेकर के आता हूं। इस श्रेणी में मेरे साथ जो चर्चा में शामिल होते हैं वो हैं आचार्य अंशुल त्रिपाठी जी। मैं एक बार फिर गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आचार्य अंशुल त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। नमस्कार। आज जिस विषय पर हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं वह है जन्म पत्रिका का दशम भाव। दशम भाव यानी जिसे कर्म का भाव कहा गया है, जहां से हम व्यक्ति के कर्म अक्षेत्र की गणना करते हैं। मॉडर्न भाषा में कहूं तो हम यहां से जातक के प्रोफेशन को कैलकुलेट करते हैं। जातक किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, या यूं कहें कि उसे किस प्रोफेशन में सबसे उत्तम लाभ होगा, यह हम दसम भाव से जानते हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए दसम भाव पर चर्चा करने के लिए अंशुल त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि वो दसम भाव का महत्व क्या है और दसम भाव को किस प्रकार से देखते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें दें, जिससे कि आप जो हमारे दर्शक हैं वो इसका संपूर्ण लाभ ले सकें। अंशुल सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि दसम भाव का महत्व क्या है और इसकी गणना हम कैसे करते हैं कि दसम भाव से हम प्रोफेशन को कैसे देखें। इस पर आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके संस्थान को भी बहुत बहुत वृद्धि करने का एक हमारी शुभकामना है कि आपका संस्थान फले फूले और ज्योतिष लोगों तक। अब हम बात करते हैं आज के मूल विषय, 10th हाउस, कर्म का भाव। अगर देखा जाए तो कालपुरुष के अनुसार यहाँ का स्वामी शनि होता है और कर्म का स्वामी भी शनि को माना जाता है। जी। शनि के पास कर्म की क्षमता है और शनि ही आपके काल के भी कारक है। सबसे पहली जो बात मैं कहना चाहूंगा कि आदमी को कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। कोई देखे या ना देखे वो बात नहीं है, लेकिन शनि स्वयं कर्म के कारक है। तो जब आप एक्टिविटीज करते हैं, कर्म करते हैं, तो इसका मतलब शनि उसको देख नहीं रहे, उसी में महसूस कर रहे हैं, उसी में है। हम्म। और उसका लेखा जोखा वो पॉजिटिव और निगेटिव वो कर रहे हैं। और जान लीजिए, कर्म का मानसिक शारीरिक सब कुछ स्वरूप होता है। अब मानसिक कैसे होता है? कई बार हम सक्षम नहीं होते लेकिन किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं। कई बार हम सक्षम होते हैं, करते हैं, लेकिन अंदर से उसके लिए अच्छे भाव नहीं रहते। तो आपको बता दें, शनि उस कर्म को काउंट करते हैं। जो किया है ना, उससे ज्यादा सोचने वाले को फल देंगे कि उसने अच्छा सोचा। और जब आप कुत्सित विचार से करते हैं तो आपको फल नहीं मिलता। इसलिए कई बार लोगों ने कहा कि मैंने मेहनत की और सफलता नहीं मिली। कारण यही था कि सब कर्म करने का आपका जो रवैया था, तरीका था, उसमें बाय डिफॉल्ट समस्या थी। आपने किसी को देखकर उसको हराने के लिए काम किया, आप किसी किसी चीज को कब्जा करने के लिए काम किए, आप किसी चीज पर हावी होने के लिए काम। शनि यहाँ पर आपको सफलता अच्छी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो कर्म के कारक के साथ साथ काल और न्याय के भी कारक है। और उनके हिसाब से आपने अक्सर देखा होगा, मैं मन से, शरीर से कहीं झूठ बोला हूं, आपने अक्सर ये सुना होगा। क्योंकि शनि उन सब चीजों को काउंट करते हैं, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, जब हम कर्म के निर्धारण की बात करें तो इस अवस्था में हमको 10th हाउस को लग्न बना लेना चाहिए। जब हम 10th हाउस को अपना लग्न बनाते हैं तो उसके सभी जो हाउस हैं वो कहीं न कहीं से उसको
फल देते हैं। जैसे इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से बताऊं तो आपको समझ में आएगा। आपके पास कई बार लोग आएंगे, कहेंगे मेरे ऑफिस में चीजें व्यवस्थित नहीं रहती, मैं जहां जाता हूँ वहां से मेरा ऑफिस, मैंने देखा ऑफिस में प्रॉब्लम रहती है। मैंने पिछली भी जॉब में, इस जॉब में, सब जॉब में मैंने प्रॉब्लम देखी। अब बात उठती है कि हम ऑफिस कहाँ से देखें। ऑफिस का मतलब कर्मस्थल, जहां हम कर्म कर रहे हैं, कर्म का भवन, कर्म का काम करने का स्थान। तो आप, ऐसे तो मैं अगर 10th हाउस को लग्न बनाऊं, आपका जो रियल लग्न है, जो D1 का लग्न है, वो आपका कर्म स्थान हो जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, आप बारीकी से ये देखिए आपके 10th हाउस से और किन घरों का संबंध बन रहा है, और वो जो घर है वो D1 में किस हाउस को गवर्न करते हैं, और 10th हाउस से उनका क्या संबंध है। एक चीज। दूसरी चीज, 10th हाउस में कौन सी राशि है, चर स्थिर दो स्वभाव। तीसरी चीज, 10th हाउस के लॉर्ड की क्या स्थिति है। ये तीन सिंपल पायदान है जिनको आप फॉलो करते चले जाइए, आपको कर्म की सारी स्थितियां मिलती जाएंगी, और कौन सा कर्म करना है, कैसा कर्म करना है, ये सारी चीजें आपको साफ मिल जाएंगी। इसके ज्यादा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, तो तीन। लेकिन इन तीनों का व्यापक रूप आपको आना चाहिए। मैंने देखा है कि जिनके पंचम और दसम का संबंध होता है, उनके जरूर जीवन में पिता के व्यवसाय से रिलेशनशिप रहता है। ओके। पक्का मिलेगा। इनके 5th हाउस, सेकेंड हाउस से 10th हाउस का रिलेशनशिप होता है, उनके जीवन में बाणी से संबंधित कार्य जरूर रहता है, या बैंक बैलेंस से रिलेटेड, क्योंकि सेकेंड हाउस केवल बाणी नहीं है, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी है। पैसे का एक बड़ा खेल। इन लोगों की कुंडली में 12th हाउस और 10th हाउस का संबंध मिल जाएगा। 10th हाउस और 12th हाउस में कर्म 10th हाउस है, 12th हाउस क्या है, जेल है। देखिए 6th हाउस विवाद है, लेकिन उसको पूरा कौन करता है, 12th हाउस। 12th हाउस पूरा करता है। तो हमने देखा कानूनी दांव पेच में 12th हाउस का कहीं न कहीं से उसका कानून से रिलेशनशिप होना होना है। इसी तरीके से सभी घरों से 10th हाउस का क्या संबंध बन रहा है, और 10th हाउस में कौन सी राशि है, कौन से प्लानेट किस हाउस को छू रहे हैं। पहला नियम, 10th हाउस को लग्न बनाइए। दूसरा नियम, 10th हाउस का किससे संबंध बन रहा है, और वो जीवन से कौन से हाउस में है, और 10th हाउस से किस हाउस में है, ये दोनों मिला लीजिए, आपके पास 80 से 90% प्रिडिक्शन आ जाएगा। ऐसे तो D10 को भी कंसीडर करना चाहिए, लेकिन कई बार हमने देखा है कि अगर आपने D1 को अच्छे से रीड कर लिया तो D10 जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जी। पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज और है डॉक्टर साहब, व्यवसाय अप एंड डाउन भी होता है। जब महादशाएं खराब होती है तो आपके जीवन की बहुत सी चीजें अपने आप डाउन होने लगती। तो कभी भी केवल आप जीवन को देखकर कर्म का एक्सप्लेनेशन करें। जैसे आपने कुंडली खोली, कुंडली बहुत अच्छी है, आपने कहा भाई तुम्हारी कुंडली तो बहुत अच्छी है, तुम्हें तो विकास करना चाहिए। लेकिन इस समय अगर आपकी दशाएं आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो कुंडली का फल आपको नहीं मिलेगा। हम्म। तो नए ज्योतिषी के लिए ये बड़े सहज नियम है, लेकिन मेरे अपने 20 साल के अनुभव में देखा है कि सहज नियम बड़े अच्छे से आपको फल देते हैं। बस समस्या क्या आती है कि लोग ज्योतिष के छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में उतारते नहीं। राशियों का तत्व, जैसे आपकी क्लास में, जो हम क्लास खुद ही लेते हैं बेसिक की, इसीलिए हम उस पे जोर देते हैं कि भाई बेसिक का एक एक हिस्सा आपको याद होना चाहिए। स्वभाव क्या है, पंच तत्व क्या है, उनका मित्र और शत्रु कौन है,
उसमें उच्च और नीच कौन, ये बारीक चीजें आपको याद रहने पे आपको निर्णय लेने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। और योग, योग कुछ और नहीं है, जब दो घर मिलते हैं तो एक तरह से योग बन गया। अब वो मिलने के बाद मित्र है तो शुभ योग है, अशुभ है मित्र नहीं है शत्रु है तो अशुभ योग हो गया। बिल्कुल। आइए कुछ अगर आपके पास एग्जाम्पल हो तो दर्शकों को ज्यादा चीजें सहज समझ में आएंगी। जी। मैंने कोशिश की है कर्म के ऊपर ही, चूंकि मैं कई बार इसके ऊपर विचार किया कि आपके साथ बैठ करके इस पर डिस्कस करूं, तो मैंने कुछ दो तीन महत्वपूर्ण पत्रिकाएं ली हैं। उन महत्वपूर्ण पत्रिकाओं पर मैं चाहूंगा कि आप इसको एक्सप्लेन करें। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। सिब्बल साहब। जी। इससे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। भारत में अलका याग्निक जी हाँ। एक सिंगर हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले जो है हम इसी पर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो अलका याग्निक जी की मीन लग्न है और बृहस्पति खुद खुद स्वागृही होकर यहाँ पर विद्यमान है। मन में थोड़ी सी बात आ सकती है लोगों के कि सूर्य भी साथ में बैठा है और गुरु यहाँ पर थोड़े से अस्त हो सकते हैं। ये भी सही है कि केवल 3 डिग्री का अंतर है तो अस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात उठती है कि सेकंड हाउस में मंगल, जहां से हम आवाज देखते हैं, अलका याग्निक जी बहुत अच्छी सिंगर हैं और वो आवाज का स्वामी मंगल फिफ्थ हाउस में नीच का बैठा है। तो प्रथम दृष्टा लगेगा कि भाई इतनी बड़ी सिंगर वो कैसे हो गई। लेकिन आपसे हमने कहा था डॉक्टर साहब कि योग का चिंतन जरूर करना चाहिए कि क्या योग बन रहे हैं। जी। अभी हमने क्लास में, लास्ट क्लास जो हम लोगों की चली जिसमें हमने योग के बारे में बेहद चर्चा की, आपने योग की क्लास चलवाई थी, जी। उसमें नीच राजभंग योग की चर्चा हुई। जी। जब बिल्कुल। कोई प्लानेट नीच का हो और वो जहां पर उच्च का हो, अगर उसका स्वामी स्वगृही हो या उच्च का हो तो उसकी नीचता भंग हो जाती है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो जी। यहाँ पर बिल्कुल। देखिए मंगल नीच के तो हैं लेकिन वो मकर में उच्च के होते हैं और वहीं पर शनि स्वयं 11th हाउस में स्वगृही है। इस कारण से यहाँ पर नीचता जो है वो, और मैं कुछ चीजें और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो आपको हमने कहा था कि 10th हाउस को लग्न बना लिया जाए। अगर अब जी। हम 10th हाउस को लग्न बना लें तो बृहस्पति 4th हाउस में चला गया। जी। अगर बिल्कुल। 10th हाउस को लग्न बनाए तो अपने से 4th गया और वहां पर स्वगृही है। एक सुंदर और अच्छे माहौल में उनको काम करने का मौका मिलेगा। मैंने तो जीवन में कुछ सिंगर की कुंडली भी देखी है डॉक्टर साहब, सामने बैठकर बात करने का अवसर भी लगा है। जब ये लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो मेहनत तो नो डाउट पड़ती है, वास्तव में बड़े धार्मिक हो जाते हैं उस समय। बताया गायकों ने कि उस समय हमें अंदर से माँ सरस्वती का एहसास होता है, अंदर से हम बड़े पवित्र होते हैं, तब हमारे जी। कंठ से एक अच्छी आवाज निकलती। तो नो सत्य। डाउट अलका याग्निक जी का जो कार्य करने का स्थल होगा वो बड़ा सुंदर होगा। और जहाँ पे पूरी दुनिया जानती है ये लोग रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी अच्छी जगह जाके करते हैं, तो कार्यस्थल इनका अच्छा होगा। जी। 10th हाउस के कर्म की बाणी, भाई देखिए 2 बाणी आपको मिलेगी, एक तो लग्न की बाणी और एक सेकंड। अब लग्न की बाणी जो है वो 11th हाउस होगी, उसमें शुक्र है, चंद्रमा है, साथ में शनि और केतु। जहां पर दुनिया को पता है कि शुक्र और चंद्रमा फिल्म इंडस्ट्री, गायन, इन सब चीजों के कारक। शनि क्या है?
शनि किसी भी चीज की आयु बढ़ा देते, किसी भी चीज की लंबाई बढ़ा देते। शुभ होंगे तो शुभ की, अशुभ होंगे तो अशुभ की। अगर दर्द और पीड़ा है ना तो उसकी लंबाई बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर सेकंड, मतलब इनके कर्म की जो बाणी कहिए, चाहे 11th हाउस का 11th कहिए या धन कहिए, इनके कर्म का वो लंबा होगा, लंबे समय तक। जैसा कि डॉक्टर साहब हमको भी आज भी पता है, अलका याग्निक जी बहुत दिन से गा रही है और अभी भी गाती है, जी बिल्कुल बिल्कुल। और इनका गायन चलता भी रहेगा। अलका याग्निक जी को कहा जाए तो ये लता जी के बाद दूसरे नंबर की नंबर्स में गाना गाने वाली सिंगर होंगी, बहुत गीत गाया, और ये चलता रहेगा क्योंकि 10th हाउस के सेकंड हाउस में शनि स्वगृही है, और वो उसकी दूरी को बढ़ाता चला जाएगा, लंबा करता है। और आपको बता दें, जब सेकंड हाउस में केतु आता है तो आदमी अपने वाणी से किसी को जीतने नहीं देता, क्योंकि केतु ध्वज का प्रतीक है, जीत का प्रतीक है। अब यहाँ पर उनकी वाणी की जब तीक्ष्णता चलती है ना, तो और सारे गायक उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। तो आपको हमने जो नियम बताया था कि पहले लग्न को भी आपको क्या करना है, जीवन को देखना, फिर 10th हाउस को आपको लग्न बना देना, और सिंपल आपको प्रिडिक्शन मिलने लगेगी। हमने कुछ नहीं किया, दशमेश को देखा, दशमेश स्वगृही पंच महापुरुष योग में बैठा है। फिर दसम से सेकंड देखा, दसम से पंचम भी देखा, पंचम मतलब सेकंड हाउस जो जीवन का सेकंड हाउस है, वो वो नीच राजभंग योग बना रहा है। इस कुंडली में दो महत्वपूर्ण योग है, पंच महापुरुष योग और नीच राजभंग योग। लेकिन पंच महापुरुष में एक विडंबना है क्या, कि बृहस्पति सूर्य के साथ बैठे हैं तो चीजों को थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं। लेकिन मंगल जो 10th से पंचम है, अर्थात ये अपने काम में पूरे पूरे ज्ञानपूर्ण ढंग से काम करती हैं, पूरी सूझबूझ से काम करती हैं। और जो सेकंड हाउस बनता है, मतलब लग्न की वाणी, उसका स्वामी नीचराज योग में है। ये दोनों स्थितियां बड़ी शुभ है, और इस कारण से हमको लगता है उनके कर्म की आयु तो कई गुना ज्यादा हो। वैसे भी गायक मरता नहीं है, वो रहे या ना रहे, उसके गीत तो जीवित रहेंगे। जीवित रहते हैं। और इनके कर्म की जो बाणी है ना, वो रहेगी। बड़ी अद्भुत कुंडली आपने अलका याग्निक जी की लगाई डॉक्टर साहब। और इसमें अक्षरशः जो सूत्र हम लोगों ने आपस में बात की, वो एक एक आसानी से बैठ गए। अब जैसे मैं थोड़ी सी और वार्ता करता हूँ, 10th हाउस का साहस, पब्लिक कन्वर्सेशन, 10th हाउस का साहस पब्लिक कन्वर्सेशन 12 हाउस होगा। वहां पर बुध मित्र गृही बैठे। आपको पता होगा पूरी दुनिया में सबसे अच्छी वाणी कही जाती है बालकों की होती है, अच्छे से बोलना। पब्लिक के पास जो बात जाएगी, जो वाणी जाएगी, वो हम 3rd हाउस से देखते हैं। तो 10th का 3rd होगा 12 हाउस, वहां पर बुद्ध मित्र की। तो अलका याग्निक जी की आवाज आज भी जैसे नई कोई गायिका हो उसकी तरह है, और शुरू से वो गुण उनमें विद्यमान। और जब डॉक्टर साहब और बताऊं, जब उनकी आवाज सुनते हैं तो एक बालक बोध होता है, वो एक होगा सर, सहजता। क्योंकि वहां पे बुद्ध बैठा है। हाँ, एक सहजता महसूस होती है। हाँ, क्योंकि वहां बुद्ध बैठा है सर। जी अब बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बैठा है वहां पे। और ये, और एक चीज और जान लीजिए, जब किसी की कुंडली में 8th हाउस में क्रूर ग्रहों की वृद्धि हो जाए तो आयु बढ़ा देते हैं। अब पीड़ा देते हैं लेकिन आयु बढ़ा देते हैं, उस कर्म में पीड़ा। अब देखिए 10th हाउस से 8th हाउस मतलब 5th हाउस, जहां पे मंगल और राहु, इनके इस कर्म की आयु लंबी होगी, लेकिन कर्म में पीड़ा। तो डेफिनेटली अलका याग्निक जी ने मेहनत की होगी और बड़े संघर्ष, और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धा कोई छोटी प्रतिस्पर्धा नहीं है, बिल्कुल बड़े बड़े लोग, बड़ी कंपटीशन, बड़ी मेहनत, लाइनें याद करना, उन तमाम संघर्षों से। क्योंकि देखिए, सफल आदमी का हम श्रेष्ठतम रूप देखते हैं, उसके संघर्ष और मेहनत को तो देखते नहीं है। कहीं न कहीं से
मंगल और राहु बताता है कि उन्होंने मेहनत, पीड़ा और दर्द भी खूब सहा होगा, बड़ा बिल्कुल। त्याग किया होगा, जिसपे उन्होंने जाकर यह स्थान प्राप्त। अब एक चीज और बात करते हैं, 10th हाउस से 10th हाउस भवत भावम, तो 7th हाउस होगा, वहां पे कन्या राशि है। इन्होंने अपने काम को एक ड्यूटी की तरह की, एक जैसे ना नौकरी की तरह, जो 10th हाउस बनता है, हाँ, जहां पे इन्होंने अपने काम को ड्यूटी की तरह किया। क्योंकि 6th हाउस से हम क्या देखते हैं, और संयोग देखिए कि वो भी अपने से 6 जाकर बैठा है 12th हाउस में, उसका स्वामी। काम के प्रति इन्होंने बड़ी ईमानदारी रखी और काम को अच्छे से इन्होंने किया। इसी तरह से अगर आप किसी के प्रोफेशन को देखें, तो प्रोफेशन से रिलेटेड सभी प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। इसके संबंध में कुछ और प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब बताएं, नहीं तो अगले उदाहरण पे चलें। नहीं सर, मुझे जो समझ आता है, जो मुझे लग रहा है यही है कि जो दर्शक या जो हमारे श्रोता दर्शक इसको अभी समझेंगे या सुनेंगे या सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण इसका मिला होगा कि किस प्रकार शायद इस से हम। वीडियो को 2-3 बार अगर रिपीट करके दर्शक सुनेंगे तो उनको क्लियर समझ में आएगा। जी। और 2-3 बार जब शेयर बार बार सुनेंगे, उनको एक एक चीज गुणता मिल जाएगी, जी। क्योंकि थोड़ा सा तो जटिल है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत है। अब क्लास में तो हम लोग इसी एक विषय को, एक एक पॉइंट को एक एक घंटे समझाते हैं, भाई जी बिल्कुल। वीडियो में तो समय भी महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्लास में हम अग्नि तत्व की भी चर्चा करते हैं, जैसे 10th हाउस में अग्नि है, तो अग्नि तीक्ष्णता देती है, दो स्वभाव की अग्नि। इन सब चीजों पे बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम सूक्ष्म ही रूप में विषय की बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ सर। और तो थोड़ा सा उसको जिससे कि शॉर्ट भी रखें और विषय आसानी से समझ में आए, इसीलिए यहाँ पर जिस तरीके से आपने समझाया वो उत्तम है। मैंने अगली जो प्रेजेंटेशन है या अगली स्लाइड है मेरी, वो भी बहुत ही अद्भुत व्यक्ति की है, जो आज की डेट में बहुत ही उच्च स्थान पर हैं भारत में, मुकेश अंबानी जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने इसीलिए जो पत्रिकाएं रखी हैं वो अलग अलग क्षेत्र की हैं, जिससे कि समझ में आए कि अलग क्षेत्र को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या हम कैसे उसको लिंक कर सकते हैं। देखिए, जी। हमने आपको कुछ सूत्र बताए थे कि भाई 10th हाउस को लग्न बना लीजिए, और जीवन और के चक्र से और 10th हाउस को लग्न बनाने के बाद कंपेयरिंग कर ली। अब जैसे ध्यान से देखिए, बृहस्पति यहाँ पर 2 घरों का मालिक और जाके 10th हाउस में बैठा है, और अग्नि तत्व की राशि 10th हाउस में आई। कहाँ कहाँ का स्वामी है बृहस्पति? 2nd हाउस और 5th हाउस। दुनिया जानती है कि हमारे मुकेश अंबानी जी आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, और इनके पिता से ही इनको ये सब चीजें परंपरागत रूप से मिली है। जैसे कि आपको हमने सूत्र में शुरू में ही बताया कि अगर 10th और 5th का संबंध बनता है तो पिता पुत्र के संबंध आते हैं। और एक चीज देखिए कि इनके 10th हाउस में बृहस्पति 2nd हाउस का लॉर्ड होकर, तो बाड़ी, बैंक बैलेंस और फैमिली मेंबर, तीन चीजें हम महत्वपूर्ण ढंग से 2nd हाउस से देखते हैं। अलका याग्निक जी में देखिए बाड़ी फलीभूत हुई थी, इनके में पैसा, जो पूंजी है उसने फल दिखाया। जी। यहीं पे नए ज्योतिषी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये व्यक्तिगत अनुभव का विषय है, कब हम तीनों में से अलग कर पाए, बाड़ी को, पैसे को, या किस फैमिली मेंबर। तो यहाँ पर मुकेश जी के फैमिली मेंबर, मतलब पिता के नाते इनको अपने कर्म में सहयोग मिला, और उन बैंक बैलेंस के नाते भी इनको अपने, देखिए भाई, मुकेश अंबानी फैमिली जो है, ये जब किसी कार्य को करते हैं तो हर चीज परचेज करते हैं, स्किल लेवल, हर चीज परचेज करते हैं, मतलब धन को कर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनाते हैं, और जिससे इनका पूरा कर्म
फलीभूत होता है। रिलायंस सबसे ज्यादा नाम अपने फोन से पाया है। अब फोन की बात अगर हम लोग करें डॉक्टर साहब, तो आपको भी पता, राहु से फोन देखा जाता है बिल्कुल। और फोन से हम बातचीत करते हैं। अभी पिछली जो आपने स्लाइड दिखाई थी, उसमें हमने कहा था कि कर्म के पब्लिक कन्वर्सेशन का पार्ट जो होता है थर्ड हाउस होता है। अब देखिए, 10th से जो थर्ड हाउस है वो 12 हाउस बनेगा। वो कौन है? राहु बैठा हुआ है। और पूरी बिल्कुल। दुनिया जानती है कि राहु मोबाइल का कारक है। और सुनिए सर, शुक्र का मित्र भी है। शुक्र का मित्र भी है। और डेफिनेटली ये मुकेश जी को सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा नाम रिलायंस ने अपने फोन के माध्यम से मुकेश जी को दान किया। बिल्कुल। अगर हम बात करें कर्म स्थान की, तो 10th से कर्म स्थान लग्न हो जाता है। लग्न पे शनि है। घर के बड़े बुजुर्गों को भी हम शनि से देखते हैं, जी। श्रेष्ठ जन को देखते हैं। तो डेफिनेटली आज तो मान लीजिए पिताजी नहीं है, लेकिन शुरू में तो उनके कर्म स्थान पे शुरू में पिताजी रहते होंगे, वो जाते रहे होंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि आज भी उनके यहाँ कुछ बड़े और बुजुर्ग जो होंगे, काम में काम को करते हैं और उनके काम की आयु भी लंबी होगी। इसीलिए तो मुकेश जी के जो भी पुराने काम है वो लंबे समय से चलते आ रहे हैं। और अंतिम विषय को मैं हर स्लाइड में एक एक पन्ना खोल रहा हूं, इसलिए सारी स्लाइड जो दर्शक देखेंगे उनको ज्यादा लाभ होगा। कर्म का भाग्य, भाई जैसे जीवन का भाग होता है उसे कर्म का भी भाग्य होगा। कर्म का जो भाग्य है वो 6th हाउस बनता है। आपके काम करने, मेहनत करने की जो ड्यूटी है वो कितनी अच्छी है, वो आपका भाग्य बनता है। अब आप देखिए 6th हाउस में सूर्य उच्च का बैठा है और वो सीधे 10th हाउस का स्वामी है। मतलब लग्नेश, मतलब कर्म का लग्न और भाग्य तीनों एक दूसरे से संबंध बनाए। ये जो कर्म करेंगे ड्यूटी पूर्ण कर्म करेंगे और उसके नाते इनका भाग्य भी बढ़ेगा, इनको लोग जानेंगे। तो डेफिनेटली भाई मुकेश अंबानी जी ने मेहनत किया और जिसका परिणाम है कि उन्होंने विकास भी। और एक चीज देखिए, बहुत अच्छी चीज है, जब आप लव पराशरी पढ़ेंगे उसमें नवम और दसम का राजयोग बहुत वर्णन होता है कि नवम और दसम एक दूसरे से मिल जाए तो बड़ा श्रेष्ठ होता है। अब अगर आप मतलब कर्म को लग्न बनाते हैं तो उसका दसम भाव होता है वृष राशि, सप्तम भाव। और नवम भाव होता है मेष राशि। मंगल चला गया है 7th में। ये कर्म के दसम और नवम, मतलब इनके कर्म में भाग्य का पूरा सहयोग है। इनका भाग्य इनका पूरा साथ दे रहा है। इसी तरह से अगर आप प्रोफेशन को देखेंगे, डेफिनेटली आपको काफी चीजें क्लियर मिल जाएंगी। जी। डॉक्टर साहब कुछ और बच गया हो तो जरूर पूछें, नहीं तो अगले स्लाइड पे चला जाए। अ, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली जो स्लाइड है वो बहुत ही रेपुटेड व्यक्ति हैं और शनि से ही रिलेटेड व्यक्ति हैं, हाँ, क्योंकि शनि को कर्म प्रधान कहा गया है, कर्म कारक कहा गया है। 10th हाउस शनि देव का अपना घर है। तो उन्हीं से रिलेटेड व्यक्ति की मैं पत्रिका यहाँ पर लगाऊंगा, आप उस पर चर्चा कीजिए। कपिल सिब्बल साहब। जी। भाई देखिए, इस समय वर्तमान में कपिल साहब को बड़े से बड़े लायर में काउंट किया जाता है। कहा जाता है जिसका भी केस ले लेते हैं फिर वो हारता। इनका पब्लिक कन्वर्सेशन बहुत तगड़ा है। आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। अब हम 10th हाउस की बात करें तो वहां पर बुद्धादित्य योग बना है। सूर्य दसम का परम कारक होता है।
ऐसे लोगों को यश और कीर्ति खूब प्राप्त हो। ये सहज नियम है भैया डॉक्टर। अगर दशम में किसी के सूर्य हो, ये बड़ा अच्छा माना जाता है, और वो भी विद्युत बुद्धादित्य योग में है, ये भी बहुत अच्छा है। और एक चीज देखिए, अब हम अगर केंद्र बना ले, लग्न बना ले, तो आपको भी पता है लग्न में भी सूर्य अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में लग्न में ही सूर्य उच्च का होता है। कुछ का होता है, बिल्कुल। और कपिल साहब का पब्लिक कन्वर्सेशन बहुत बेहतरीन है। ध्यान दीजिए, लोग 12 हाउस को खराब मानते हैं, लेकिन आपने तीनों कुंडलियों में देखा होगा 12 हाउस ने कर्म को सहयोग किया। बिल्कुल, अगर हम और कर्म कर्म के कर्म हाँ, के आधार पर देखते हैं तो 12th हाउस बहुत अच्छा बिल्कुल है। सर, बिल्कुल सर। अब 10th हाउस से 3rd हाउस बनता है, वहां का स्वामी खुद आकर बैठा है और ग्रह परिवर्तन योग करके बैठा है। ध्यान दीजिए कि बुध उसमें आया। अब कपिल सिब्बल साहब से पब्लिक टॉक करके कोई जीत नहीं पाता। और एक चीज मैंने शुरू में कहा था कि 12 हाउस से ही हम जेल देखते हैं, हार देखते हैं। कपिल सिब्बल साहब इसीलिए सबसे अच्छी फीस लेते हैं और सबसे अच्छे लायर हैं, क्योंकि वो लेकर लौट आते हैं। और मैंने कहा था कर्म करने का स्थान, अब कर्म करने का स्थान 4th हाउस मतलब लग्न, वहां पर केतु बैठा है। हमने पीछे भी बताया, केतु कभी हार नहीं मानता। केतु जब कभी किसी के साथ रिलेशनशिप बनाता तो हारने की स्थिति नहीं पैदा कर। इसीलिए तो कपिल सिब्बल साहब कभी भी कोई केस हारते नहीं। और कपिल सिब्बल साहब का ये केतु जो है उनको महानतम स्वरूप देता है। अब बात करते हैं 10th के 10th। वहां पर राहु बैठा है। कई बार कपिल सिब्बल साहब की बातों को लेकर बड़ा आरोप लगता है कि वो किन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, किनका मुकदमा लड़ने लगते हैं, इस तरह की बातें आती हैं। आपको भी पता है जब 10th हाउस में राहु होता है तो राहु से रिलेटेड कर्म करने की तरफ उनको प्रेरित करता है। यहाँ पे मैं यूट्यूब की मर्यादा रखूंगा अपनी क्लास की, मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा। लेकिन आपको भी पता है कि राहु क्या है क्या नहीं है, और क्या कर्म कराने की तरफ ले जाता है, बिल्कुल, और बिल्कुल। कैसे लोगों के कर्म। कपिल सिब्बल साहब के कर्म में कई बार आरोप लगा कि कपिल सिब्बल साहब का हाथ है, षड्यंत्र, तमाम चीजें लगी। 2nd हाउस बाणी, कर्म की जो बाणी है डॉक्टर, और लग्न की बाणी जो है बृहस्पति लग्न की बाणी में बैठा है, जिसको कारक कहा जाता है। 2nd हाउस में बृहस्पति कारक ज्ञान पूर्ण बाल। और कर्म के 2nd हाउस में शनि की वाणी। कानून कहां से देखा जाता है? 2nd हाउस शनि से। और इनके कर्म के 2nd में शनि बैठा है, तो इनकी वाणी में हमेशा क्या निकलता है? कानून निकलता है। इसीलिए तो सर ये केस जीत जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आपने देखा होगा कि हमने जो शुरू के 2-3 सहज नियम बताए थे, इसी के आधार पर अगर आप उंगलियों का एक्सप्लेनेशन करें तो आप आसानी से सहज रूप से देख और समझ पाएंगे कि कैसे नियम और प्लानेट काम करते हैं। कक्षा में तो विषय को लंबा खींचा जाता है, एक एक चीज को बिंदु वाइज हम लोग तोड़ते हैं, लेकिन इतने कम समय में भी अगर कोई दर्शक इस वीडियो को 2-3 बार सुनेगा तो काफी हद तक कर्म के भाव को वो पहुंच पाएगा। डॉक्टर साहब एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, कुछ अगर शेष हो जरूर अवगत कराएं, मैं उस पर बात कर लूं। नहीं सर, जो 3 स्लाइडें हमने रखी थी, आपने उनके ऊपर बहुत अच्छे से दर्शकों को समझाने की कोशिश की है। और दर्शकों के साथ साथ मुझे स्वयं को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, क्योंकि ये जो अ, अभी हमने चर्चा की है, ये वैदिक ज्योतिष के अनुसार चर्चा की है। और वैदिक ज्योतिष पूरे ज्योतिष की जननी है। हाँ सर। अगर वैदिक ज्योतिष समझ नहीं सकते हैं तो शायद कोई ज्योतिष नहीं समझ सकते। ज्योतिष की जितनी ब्रांचेज है शायद नहीं समझ में आएंगी, और आएंगी भी तो उनमें आप प्रवीणता हासिल नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मानना। मैं
नाड़ी पर भी बहुत अच्छा काम करता हूं। तो नाड़ी के जो सूत्र हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप के हैं अंशुल सर। पैरेलल चलते हैं। मैं फिर यही कहूंगा कि अगर वैदिक समझ में नहीं आएगा, नाड़ी समझ में नहीं आएगी। लेकिन वैदिक ज्योतिष में इतनी आसानी से किस प्रकार कर्म को हमने समझा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दर्शकों से भी यही आग्रह करूंगा कि वो बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और समझें। और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो जो हमारा नंबर है 7319474077, आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर YouTube पर जहां वीडियो है उसी के नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम हर कमेंट का अवश्य जवाब देने की कोशिश करते हैं। और यही नहीं, वो एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात को रखने का। तो आप अपनी हर बात को वहां रख सकते हैं। अच्छा या बुरा ना समझे, हो सकता है कि हम कुछ गलतियां कर रहे हो, उनमें हम सुधार करें। तो आपका कमेंट सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने विचार रखिए। वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे, तो आग्रह है कि इसको एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, यहां पर हमने विषय वस्तु को छोटा करके लिया है। हमारे पास अंशुल त्रिपाठी जी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लगातार पढ़ाते हैं। इसी विषय को विस्तृत रूप से किस प्रकार से समझ में आए, वहां पर पढ़ाया जाता है। तो आप जब भी चाहें, ये कॉलेज का नंबर है 7319474077, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। समय समय पर हमारे लगातार कोर्सेज चलते रहते हैं, चाहे वो ज्योतिष से रिलेटेड हो, वास्तु से रिलेटेड हो। और अगर आप वास्तु या ज्योतिष से संबंधित कंसल्टेशन चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और आप सभी की ओर से एक बार फिर अंशुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे ज्ञान को बढ़ाने में बहुत मदद की, अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ बैठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल सर। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत धैर्य रख करके हमारी इस वीडियो को देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।